डियर स्टूडेंट्स, सोशल साइंस ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आप एसओएल एजुकेशन विषय से संबंधित वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं। इस सिलसिले में यह हमारा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने एसओएल में एजुकेशन के सीबीसीएस सेमेस्टर 1 से शुरुआत की थी। पहले वीडियो में हमने आपकी पुस्तक शिक्षा की मूलभूत संकल्पना एवं विचार से इकाई 1 के पाठ 1 से शुरुआत की थी। पाठ 1 के 3 मुख्य पाठ हैं: शिक्षा का अर्थ, शिक्षा का उद्देश्य तथा शिक्षा की प्रक्रिया। पिछले वीडियो में हमने शिक्षा के अर्थ और उसके उद्देश्यों के बारे में जाना। आज हम इस वीडियो में शिक्षा की प्रक्रिया के बारे में भी जानेंगे, जिसमें शिक्षा के नेचर, उसकी प्रकृति, उसे कैसे डिफाइन किया जाता है एक प्रक्रिया के रूप में, एक विषय के रूप में, इसके बारे में हम जानेंगे। शिक्षा एक प्रक्रिया के रूप में आमतौर पर शिक्षा को एक संचयन की प्रक्रिया माना जाता है। संचयन यानी डिपॉजिट करना। इसके अनुसार शिक्षा का कार्य होता था कि वह बच्चों के खाली दिमाग में ज्ञान के बीज बोएगा। शिक्षक का मन और किताबें बच्चों के मानसिक ग्रंथियों के भंडार गृह समझे जाते थे। कई बार ये कहा जाता है कि यह सिद्धांत जग और मग का सिद्धांत है, जिसमें शिक्षक के पास ज्ञान का जग होता है और बच्चे का दिमाग खाली मग की तरह होता है, और शिक्षा का जो प्रोसेस है, शिक्षा की जो प्रक्रिया है, वो उस खाली मग को जग के ज्ञान से भरने को माना जाता है। लेकिन शिक्षण का यह सिद्धांत बहुत ही संकीर्ण और निराधार था। इसके अनुसार ज्ञान को तथ्यों और कथनों की जानकारी के रूप में संक्षिप्त तरीके से प्रस्तुत किया जाता था, ताकि वह बच्चों द्वारा आसानी से याद किया जा सके। यानी इसमें याद करने की जो क्षमता है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट मानी गई है। शैक्षिक प्रक्रिया की यह अवधारणा विद्यार्थी की विरासत में मिली क्षमताओं और उसकी मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को बिल्कुल खत्म कर देती है। यानी इसमें जो लर्नर है उसकी अपनी क्षमताओं का कोई खास स्थान नहीं होता है, उनको ज़्यादा रिकग्निशन नहीं दी जाती है। लेकिन बदलती शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्रीय तथा दार्शनिक विकासशील अवधारणाओं के साथ साथ शिक्षा के उद्देश्यों और शैक्षिक प्रक्रियाओं में भी परिवर्तन आता रहा है। इसलिए जैसे पहले इसे संचयन की प्रक्रिया के तौर पर देखा जाता था, आज उसे मन के गठन की प्रक्रिया, वयस्क जीवन की जिम्मेदारी और विशेषाधिकारों के लिए तैयार होने की प्रक्रिया, विकास की प्रक्रिया, सामाजिक परिवर्तन और प्रगति की प्रक्रिया के तौर पर भी देखा जाने लगा है। इस प्रकार यदि हम शिक्षा को किसी व्यक्ति और समाज के समन्वयात्मक विकास की दृष्टि से एक सीखने सिखाने की प्रक्रिया, कार्य, प्रभाव, अपेक्षा और वास्तविकता के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह बहुत ही व्यापक और जटिल प्रक्रिया दिखाई देती है। परंतु सामान्य शब्दों में यह शिक्षक और छात्रों के बीच औपचारिक रूप से चलने वाली एक सीखने सिखाने की उद्देश्यपरक प्रक्रिया है। आमतौर पर इसे एक अधिगम और शिक्षण की प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है, जहां छात्र द्वारा सीखने की प्रक्रिया को अधिगम तथा अध्यापक द्वारा सिखाने की प्रक्रिया को शिक्षण कहा जाता है। शिक्षा को एक प्रक्रिया के रूप में समझने और समझाने के लिए कई अवधारणाएं और विचार प्रस्तुत किए गए हैं। शैक्षिक विकास के साथ इन अवधारणाओं और विचारधाराओं में भी परिवर्तन आते रहे हैं। यानी जैसे जैसे शिक्षा ने एक विषय के तौर पर विकास किया, लोगों ने शिक्षा के बारे में लिखा, तो शिक्षा से संबंधित जो अवधारणाएं हैं, जो विचारधारा हैं, उनमें भी लगातार परिवर्तन आए। उदाहरण के लिए अगर हम देखें, जॉन एडम के अनुसार शिक्षा शिक्षार्थी और शिक्षक के बीच चलने वाली एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। यानी इसमें 2 ध्रुव हैं, एक ध्रुव है शिक्षक और एक दूसरा ध्रुव है शिक्षार्थी। जबकि
रायबर्न द्वारा शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया माना गया है, यानी इन्होंने एक पक्ष को और बढ़ा दिया है। उनके अनुसार शिक्षार्थी, शिक्षा और पाठ्यचर्या शिक्षा के 3 ध्रुव हैं, यानी शैक्षिक प्रक्रिया के अंतर्गत एक शिक्षार्थी होगा, शिक्षा होगी और पाठ्यचर्या होगी। यहाँ पे शिक्षा की जगह शिक्षक होना चाहिए। शिक्षार्थी, शिक्षक और पाठ्यचर्या, ये 3 ध्रुव हैं जो कि रायबर्न के अनुसार 3 ध्रुवीय प्रोसेस के अंदर, प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, जो शिक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। शिक्षा में तकनीकी विकास से पूर्व यही 3 ध्रुव माने जाते रहे हैं। जॉन ड्यूई एक अमेरिकन एजुकेशनिस्ट रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट रहे हैं और उन्होंने शिक्षा के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हैं। जॉन ड्यूई शिक्षा को विकास की प्रक्रिया के रूप में देखते रहते हैं। उनके अनुसार शिक्षा के मनोवैज्ञानिक और सामाजिक मुख्यतः 2 पहलू होते हैं, यानी शिक्षा एक तरफ से मनोवैज्ञानिक होती है, मनोवैज्ञानिक को लर्नर के पर्सपेक्टिव से बात करें, शिक्षार्थी के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, और समाज शास्त्रीय, समाज का जो पहलू है उसके बारे में बात करें। तो यानी शिक्षा ज़रूरत है इंडिविजुअल की भी, उसकी मनोवैज्ञानिक ज़रूरत है कि वो चीज़ें सीखता है, और समाज की ज़रूरत है कि समाज वो चीज़ें जो अपनी आगे आने वाली पीढ़ी है उसको बताना चाहते हैं, उसको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उस नॉलेज को, इसलिए समाज शास्त्रीय पहलू भी मुख्य पहलू है। उनका ये मानना था कि बच्चे का पूर्ण विकास समाज में तथा समाज के माध्यम से ही होता है, इसलिए शिक्षण के उद्देश्य, उसकी अवधारणा और उसके तरीके समाज द्वारा निर्धारित किए जाने चाहिए। उनके अनुसार शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है जिसके 3 ध्रुव होंगे, शिक्षार्थी, शिक्षक तथा समाज। किसी भी शैक्षिक प्रक्रिया के सफल होने के लिए इन तीनों अंगों का आपस में परस्पर सहयोग होना आवश्यक है। एक बैलेंस बनाए जाने की जरूरत है। उस बैलेंस के बिना शैक्षिक प्रक्रिया सक्सेसफुल नहीं हो सकती। शैक्षिक मूल्यांकन विशेषज्ञों के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया शैक्षिक लक्ष्यों, यानी उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सीखने सिखाने की परिस्थितियों तथा मूल्यांकन विधियों के बीच चलती है। अब शैक्षिक मूल्यांकन विशेषज्ञ वो होते हैं जो बच्चों को जो चीजें सिखाई हैं वो उन्होंने कितनी सीख ली है, इसका मापन करने संबंधी अध्ययन करते हैं। तो वो ये कहते हैं कि शैक्षिक जो सीखना सिखाने की जो प्रक्रिया है वो शैक्षिक लक्ष्य जो हमने पहले से डिसाइड किए कि हम अगर पढ़ा रहे हैं तो क्यों पढ़ा रहे हैं, उन लक्ष्यों को पूरा करने और उनको उनका मापन करने तक के बीच, कि हमने शैक्षिक लक्ष्य पहले निर्धारित कर दिए हैं और फिर हम उन तक पहुंच गए हैं, तो उसके बीच का जो भी प्रक्रिया है जब बच्चे को सीखना सिखाया जाता है, वो जितनी भी परिस्थितियां हैं वो सब परिस्थितियां शिक्षा की प्रक्रिया कहलाती है। यह तीनों अंग एक दूसरे पर आधारित एवं निर्धारित होते हैं। वहीं शैक्षिक तकनीकी विशेषज्ञ शिक्षा को शिक्षार्थी, शिक्षक और सीखने सिखाने की परिस्थितियों के संदर्भ में देखते हैं। शिक्षार्थी सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उसे ही सिखाया जाना है, इसलिए सभी शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन शिक्षार्थी को केंद्र में रखकर किया जाता है कि भाई किसे सिखाना है, उसकी क्या आवश्यकताएं हैं, किस एज ग्रुप का वो बच्चा है, बड़ा है, छोटा है, ये सारी सब चीजें जो है सबसे इम्पोर्टेंट होता है कोई भी एजुकेशनल डिसीजन लेने के लिए कि शिक्षार्थी कौन है, तो शिक्षार्थी सबसे महत्वपूर्ण होता है। सीखने सिखाने की इस प्रक्रिया में शिक्षक की अहम भूमिका होती है तथा भौतिक और मानसिक वातावरण, शिक्षा सामग्री, शिक्षण विधियां आदि मिलकर शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। यानी शिक्षक की जो भूमिका होती है कि वो कैसे सिखाएगा जिससे बच्चे को चीजें समझ आए, फिर वो बाद में कैसे इवेलुएट करेगा कि उसने जो चीजें सिखाई हैं वो बच्चे चीज सीख गए हैं या नहीं सीख गए हैं, और ये सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है उसके लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस तरह का मानसिक वातावरण तैयार करने की जरूरत होगी कि बच्चे सीखने के लिए तैयार हों, किस तरह की शिक्षण सामग्रियां यूज की जाएंगी या शिक्षण विधियां यूज की जाएंगी, ये सारी चीजें मिलकर शिक्षण को, टीचिंग को, अधिगम को यानी लर्निंग को, तो टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस है, शिक्षण अधिगम का जो प्रोसेस है, इसकी जो प्रक्रिया है, इसको पूरा करते हैं। शिक्षा की प्रक्रिया को बेहतर समझने के लिए ये आवश्यक है कि हम उसके जो विभिन्न रूप हैं उनको समझें और
व्यवस्था की दृष्टि से शिक्षा के 3 रूप होते हैं, यानी हम एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि शिक्षा कितने प्रकार की हो सकती है, कितने रूप हो सकते हैं उसके। तो ये मुख्यतः हम 3 भागों में इसे बांटते हैं, 3 तरह के रूपों में देखते हैं। पहली शिक्षा औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल शिक्षा। विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में औपचारिक तरीके से दी जाने वाली शिक्षा को औपचारिक शिक्षा कहते हैं। इस तरह की शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियां सभी संस्थान द्वारा निश्चित किए जाते हैं। संस्थान, इंस्टीट्यूशन द्वारा। तो जो भी जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं, वो डिसाइड करेगी कि शिक्षा के क्या उद्देश्य होंगे, क्या सिलेबस होगा, कौन से मेथड से आपको पढ़ाया जाएगा। यह पूर्ण रूप से योजनाबद्ध होता है, पहले से प्लान होती है। इसमें बहुत ही कम लचीलापन होता है, यानी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं होती, बहुत ज्यादा चेंज हम नहीं कर सकते। पहले से अगर हमने सिलेबस बनाया हुआ है, कौन सी किताबें हमें यूज करनी है, क्या पढ़ाना है, ये ज्यादातर चीजें जो है पहले से ही प्लान होती हैं और उसमें बहुत कम चेंज हम लेकर आते हैं। औपचारिक शिक्षा में छात्रों को संस्थान की समय सारणी के अनुसार ही कार्य करना होता है, यानी आपको कॉलेज है, स्कूल है, उसका टाइम टेबल होता है, उस टाइम टेबल के अनुसार क्लासेस लगती हैं, उसी के अनुसार पेपर होते हैं, उसी के अनुसार जो भी वो आपको डेडलाइन देते हैं उसके अनुसार आपको काम करना होता है। तो यानी छात्रों के पास अपना कोई लचीला समय नहीं होता है जिसमें वो काम करेंगे, बल्कि उनको टाइम टेबल, समय सारणी के अनुसार काम करना होता है। इसमें छात्रों का आकलन परीक्षा लेकर किया जाता है और उसका प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। तो फॉर्मल एजुकेशन में आपने क्या पढ़ा है, इसकी परीक्षा ली जाएगी, इसका एग्जाम लिया जाएगा और एग्जाम के बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है ताकि आप उससे अगले स्तर तक पहुंच सके। इस तरह की शिक्षा व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की आवश्यकताओं को पूरा करती है। यह व्यक्ति में ज्ञान और कौशल का विकास करके उसे किसी व्यवसाय अथवा उद्योग के लिए योग्य बनाती है। औपचारिक शिक्षा में धन, समय और ऊर्जा सभी अधिक खर्च करने पड़ते हैं, यानी आपको टाइम लगाना पड़ता है, आपको पैसा लगाना पड़ता है और आपकी जो एनर्जी है वो भी औपचारिक तरह की जो शिक्षा है उसमें अधिक खर्च होती है। इसके बाद आते हैं निरौपचारिक एजुकेशन पे। अब निरौपचारिक शिक्षा औपचारिक शिक्षा की तरह विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों आदि की सीमा में नहीं बांधा जाता इसको, परंतु इसके उद्देश्य और पाठ्यक्रम निश्चित होते हैं और इसकी योजना में भी काफी लचीलापन होता है। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा का प्रसार करना तथा उसे व्यवस्थित करना होता है। अब देखिए, ये निरौपचारिक और औपचारिक में ना कई बार कंफ्यूजन होता है कि निरौपचारिक में भी हम कह रहे हैं कि विद्यालय, महाविद्यालय हैं, लेकिन उसकी सीमा में उसे नहीं बांधा जाता। लेकिन इसके उद्देश्य, यानी क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे पाठ्यक्रम होगा, ये सब चीजें निश्चित होती हैं। इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं कि फॉर्मल जो एजुकेशन है वो डीयू में लोग जो रेगुलर कोर्स करते हैं, जो टाइम टेबल के अनुसार क्लास में जाते हैं, टाइम टेबल के अनुसार उनको काम दिया जाता है और उसके अनुसार वो पढ़ते हैं, तो वो फॉर्मल एजुकेशन है। जबकि निरौपचारिक शिक्षा जो है वो प्रौढ़ शिक्षा, खुली शिक्षा, ओपन स्कूलिंग, जैसे आप स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में आप पढ़ते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन, ये इस तरह की जो शिक्षा है वो शिक्षा, इसमें विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय की सीमा तो नहीं होती, लेकिन इसमें उद्देश्य और पाठ्यक्रम पहले से ही निर्धारित होता है। तो आपका जो आपको क्या पढ़ाया जाना है, कैसे पढ़ाया जाना है, कौन सा सिलेबस होगा, ये तो पहले से ही निश्चित होगा। लेकिन इसकी योजना में काफी लचीलापन होता है कि कब क्लासेस दी जाएंगी। आप अगर क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप क्लासेस में आ सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो आप के लिए ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप वो क्लासेस अटेंड ना करें और आप अपने घर पे रह के अपने अनुसार, जो आवश्यकता के अनुसार पढ़ सकते हैं। और इसीलिए इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा का प्रसार करना है, या ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये शिक्षा पहुंचे और उसे व्यवस्थित करना भी है। अब ज्यादा लोगों तक पहुंचे, लेकिन साथ साथ में व्यवस्थित तरीके से ही आपको जो भी सर्टिफिकेट दिया जाएगा वो व्यवस्थित तरीके से दिया जाएगा। निरौपचारिक शिक्षा में पाठ्यक्रम शिक्षार्थी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निश्चित किया जाता है। तो संस्थान अपने अनुसार बहुत कुछ ध्यान वो नहीं करता, बल्कि शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार ध्यान में रखकर निश्चित किया जाता है, तथा सीखने का स्थान, समय और शिक्षण विधियों को उन्हीं की सुविधा अनुसार निश्चित किया जाता है। ये कोशिश की जाती है कि उसमें आपको उसी तरह
जगह पर आपका सेंटर अलॉट किया जाए, उस जो आपकी सहूलियत है उनको ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, जबकि फॉर्मल में ये सब चीज़ें ध्यान नहीं रखी जाती। तो जैसे इग्नू, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, NIOS, अडल्ट एजुकेशन के बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो प्रोग्राम्स निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत ही आते हैं। इसके विभिन्न रूप हैं ये सारे, और यह उन व्यक्तियों को शिक्षित करने में सहायक है जो औपचारिक शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाते, और इसके द्वारा शिक्षा को निरंतरता प्रदान की जाती है। तो ऐसे लोग जो कि किसी भी कारण से औपचारिक शिक्षा में रेगुलरली नहीं जा सकते, तो उन लोगों के लिए ये सुविधा है कि वो निरौपचारिक तरीके से अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रख सकते हैं। अब आते हैं तीसरी तरह की, अनौपचारिक शिक्षा। हमने पहली वीडियो में पढ़ा था, ये अनौपचारिक शिक्षा जो है जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा को हम कह सकते हैं कि अनौपचारिक शिक्षा उसके अंतर्गत आती है। और एक व्यापक अर्थ में जब हम शिक्षा को लेते हैं, वो उस तरह की सारी जो शिक्षा है वो अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। वह शिक्षा जिसका न तो कोई निश्चित योजना होती है और न ही निश्चित उद्देश्य, पाठ्यचर्या या शिक्षण विधियां होती हैं, उसे अनौपचारिक शिक्षा कहा जाता है। ये शिक्षा आकस्मिक रूप से सदैव चलती रहती है, और यही मानव को सबसे ज्यादा प्रभावित भी करती है। कि जैसे अगर आप मेट्रो में जा रहे हैं, कोई चीजें आपने जान ली, आप टीवी देख रहे हैं, आपने कुछ चीजें जानी, किसी व्यक्ति से बात करके आपने कुछ चीजें जानी, तो उसकी कोई निश्चित योजना नहीं होती। कोई व्यक्ति सोच के नहीं आता है कि आज मुझे ये चीजें इसको बतानी है, या हम मेट्रो में बैठेंगे तो हम इन चीजों के बारे में जानकारी लेंगे। तो लेकिन आप चीजें सीख रहे होते हैं, और वो अनौपचारिक तरह की शिक्षा है। बच्चों की प्रथम शिक्षा अनौपचारिक तरीके से ही सबसे पहले घर से शुरू हो जाती है। उसके बाद मनुष्य अपने संपर्क में आए नए नए व्यक्तियों और वातावरण से अनौपचारिक तरीकों से कुछ न कुछ सीखता रहता है और अपने ज्ञान में वृद्धि करता रहता है। व्यक्ति के आचरण एवं भाषा को उचित दिशा देने के लिए, उनके अनुभवों को व्यवस्थित करने के लिए, उन्हें उनकी रुचि और योग्यता के अनुसार किसी विशेष कार्य में प्रशिक्षित करने के लिए, उनके अनुभवों को व्यवस्थित करना तथा शिक्षा के प्रचार और प्रसार के लिए औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा का प्रावधान बहुत ही आवश्यक है। तो यानी जितने भी तरीके हमने बताए हैं, इन सभी तरीकों से लोगों को एजुकेशन दिए जाने की व्यवस्था होना इम्पोर्टेंट है। अब हमने जाना कि ये 3 तरीके हैं, इन 3 तरीकों से सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है वो होती है। इससे आगे हम बढ़ते हैं। ये भी एक क्वेश्चन कई बार आपका आता है कि शिक्षा की अंतर विषयी प्रकृति क्या है। इंटरडिसिप्लिनरी, यानी बहुत सारे जो डिसिप्लिन्स हैं उनको मिलाकर उनमें से कुछ जो कंटेंट है, जो विषय वस्तु है, उसको लेके शिक्षा बनी है। यह शिक्षा की प्रकृति है, और इस प्रकृति को आप समझाइए। तो कहीं ना कहीं आप हम देखते हैं कि जब हम शिक्षा को अंतर विषयी प्रकृति के बारे में बात करते हैं इसकी, तो हम किन मुख्य बिंदुओं पे चर्चा करते हैं। शिक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि वह व्यक्ति को उसके भावी जीवन के लिए तैयार करे, यानी उसके आगे आने वाले जीवन के लिए उसे तैयार करे। हमारी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था अभी तक इस उद्देश्य को पूर्णतया हासिल नहीं कर पाई है, क्योंकि अभी तक हमारी ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा बच्चों के ज्ञान का स्तर बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ना कि उनकी समझ को विकसित करने में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एजुकेशन सिस्टम का क्रिटिक भी ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को ज्यादा बढ़ाने के लिए एजुकेशन का यूज करते हैं, ना कि बच्चे की जो समझ है, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उसको डेवलप करने के लिए। बच्चे के व्यक्तित्व में रचनात्मक पहलुओं की वृद्धि, जो कि आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी है, वह अभी भी कहीं ना कहीं पीछे छूट रही है। तो हम जिस तरह की एजुकेशन लेते हैं उसमें हमारी क्रिएटिविटी और हमारी जो थिंकिंग पावर है, उसके लिए अभी भी बहुत कम स्पेस है। निकट भविष्य में जब हमारे ज्यादातर कार्य स्वचालित हो जाएंगे, उस समय व्यक्ति का आकलन इस आधार पर नहीं किया जाएगा कि वह कितना जानता है या उसे कितना ज्ञान है, परंतु उसका आकलन इस आधार पर किया जाएगा कि वह अपने ज्ञान को कितने रचनात्मक तरीके से अपनी वास्तविक दुनिया की समस्याओं को समझने में और उनका समाधान निकालने में इस्तेमाल कर सकता है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि इन्फॉर्मेशन तो आपको बहुत सारे सोर्सेज से वैसे ही मिल जाएगी, लेकिन अब उस इन्फॉर्मेशन का आपको क्या करना है, उसको किस तरह से अच्छे से इस्तेमाल करते हुए आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं,
आप दुनिया को बेहतर बना सकते हैं, आप व्यवसायों को बेहतर बना सकते हैं। ये अगर आपके अंदर ये वाला स्किल आपके अंदर है, तो ही जो आपकी एजुकेशन है वो एजुकेशन कहीं ना कहीं मार्केट में या लाइफ में यूजफुल होगी। अदरवाइज सिर्फ इंफॉर्मेशन से काम नहीं चलेगा। फिर आगे ये कहते हैं कि आज के समय में सफल होने के लिए व्यक्ति का जिज्ञासु, रचनात्मक और अभिनव होना जरूरी है। यानी व्यक्ति कितना क्यूरियोसिटी रखता है, कितना क्रिएटिव है, या वो कितना इनोवेटिव सोचता है, ये सारी चीजें आज के समय में सफल होने के लिए जरूरी है। और साथ ही साथ उसमें नए जो परिवर्तन है, जो चेंजेस हैं, उन चेंजेस को और चुनौतियों को स्वीकार करने की क्षमता भी होनी चाहिए। यानी चैलेंजेस ले सकता है, उन चैलेंजेस को वो एक्सेप्ट कर सकता है और उसके अनुसार काम करे। तो इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि जो अलग अलग डिसिप्लिन है, अलग अलग जो विषय हैं, उनके बीच की जो सीमाएं हैं या उनके बीच जो वाटर टाइट कंपार्टमेंट हमने किया हुआ है कि ये मैथमेटिक्स है, ये हिंदी है, ये सोशल साइंस है, ये सोशल साइंस का ये पार्ट है, इन सब चीजों को थोड़ा धुंधला करके अंत्य विषयी या इंटरडिसिप्लिनरी जो दृष्टिकोण है, एटीट्यूड है, उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जब आप अंत्य विषयी दृष्टिकोण को बढ़ावा देंगे तो आप किसी एक समस्या के बहुत सारे जो पहलू हैं उनको समझ पाएंगे, और जब एक समस्या को बहुत पहलुओं से आप समझ पाएंगे तो उसका एक बेहतर समाधान आप निकाल पाएंगे। अब ये कहते हैं कि अगर हमें इंटरडिसिप्लिनरी दृष्टिकोण को समझना है तो उससे पहले ये समझना होगा कि आखिर डिसिप्लिन या अकेडमिक डिसिप्लिन क्या होता है। अब अकेडमिक डिसिप्लिन से मतलब है अकादमिक विषय के तौर पे आप अगर किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, जैसे हिंदी को पढ़ते हैं, सामाजिक ज्ञान को पढ़ते हैं, किसी पॉलिटिकल साइंस को पढ़ रहे हैं, या किसी और जो भी आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो वो सब्जेक्ट अकेडमिक जो सब्जेक्ट है वो डिसिप्लिन है क्या, और क्या चीजें हैं जो कि किसी डिसिप्लिन को डिसिप्लिन या अकेडमिक डिसिप्लिन बनाती है। अकादमिक डिसिप्लिन ज्ञान की उस शाखा को संदर्भित करता है जिसमें ऐसे लोग विशेषज्ञ, परियोजना, पूछताछ, समुदाय और शोध आदि में शामिल किए जाते हैं जो किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित होते हैं। यानी एकेडमिक डिसिप्लिन में उस डिसिप्लिन से संबंधित कई सारे विशेषज्ञ होते हैं, स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं जो उस पे शोध करते हैं, किसी तरह का उनका रिसर्च होता है, या एक कम्युनिटी ऑफ पीपल भी हो सकती है कि कई सारे, जैसे कई वैज्ञानिक मिलके किसी एक चीज के बारे में कोई बात बताते हैं। आमतौर पर जैसे हम कहें मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजी है, गणित है, एंथ्रोपोलॉजी है, दर्शन है, फिलॉसफी, समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी, ये सारे एकेडमिक डिसिप्लिन है। आमतौर पर एकेडमिक डिसिप्लिन को उच्च शिक्षा के संस्थानों जैसे विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है, और इसमें विशेषज्ञों का समूह, सैद्धांतिक पृष्ठभूमि, शोध और प्रयोग शामिल होते हैं। यानी कोई भी एकेडमिक जो डिसिप्लिन होता है उसके अंदर बहुत सारे स्पेशलिस्ट लोग जो ज्ञान है उस ज्ञान को देते हैं, उसकी एक थ्योरेटिकल कोई बैकग्राउंड होती है, उसमें बहुत सारे थीसिस, कई तरह के प्रयोग, कई तरह के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, उसके बाद वो ज्ञान उस एकेडमिक डिसिप्लिन के अंदर शामिल होता है। यह स्कूली स्तर पर पढ़ाए गए विषयों से इसलिए अलग होते हैं क्योंकि स्कूलों में विषयों को छात्रों की क्षमता अनुसार एक विशेष स्तर पर ही बांध दिया जाता है, और इनमें शोध आदि के बहुत ही कम अवसर प्रदान होते हैं। तो स्कूल में ज्यादातर इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है और वो इन्फॉर्मेशन पे आप बहुत ज्यादा क्रिटिकली सोचते नहीं है। लेकिन जब अगर एकेडमिक डिसिप्लिन के तौर पे आप किसी भी विषय को पढ़ते हैं तो वहां पे उस विषय से संबंधित शोध साइट किए जाते हैं, आपसे क्रिटिकली उन चीजों को क्वेश्चन करने की एक्सपेक्टेशन होती है। इसीलिए कॉलेज लेवल पर आप जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं उन सब्जेक्ट्स में आपको कई बार क्वेश्चन भी इस तरह के आते हैं जिसमें आपसे आपकी राय, आप क्या सोचते हैं, आपके अनुसार इसमें क्या चेंज किया जाना चाहिए, इस तरह के प्रश्नों की जो भरमार है वो बढ़ जाती है, बजाय इस तरह के क्वेश्चन स्कूल में बहुत कम होते हैं। डिसिप्लिनरी पदनामों की उत्पत्ति 19वीं सदी के शुरू में हुई, जहां जर्मन विश्वविद्यालयों से शुरुआत हुई, और इस तरह से ये पूरा जो पैराग्राफ है ये बताता है कि किस तरह से पहले प्राकृतिक विज्ञान आए जो नेचुरल साइंसेज है, नेचुरल साइंसेज के बाद साइंसेज, और फिर जो बहुत सारे जो डिसिप्लिन्स हैं वो एकेडमिक डिसिप्लिन्स एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, अलग अलग समय पर वो आते गए और उन्होंने जो विश्वविद्यालय हैं उनमें अपने लिए स्थान हासिल किया। आप इसको पढ़ सकते हैं।
अब अगर हम शिक्षा की बात करें कि शिक्षा डिसिप्लिन के रूप में कब आई, कैसे आई, या जब हम कहते हैं कि शिक्षा डिसिप्लिन के रूप में, तो इसका क्या तात्पर्य होता है। शिक्षा इस शब्द को इसके उपयोग के आधार पर कई अर्थों में समझा जा सकता है। आमतौर पर इसे 3 संदर्भों में समझा जाता है: ज्ञान, प्रक्रिया और विषय। आपसे भी जब ये पूछा जाता है कि आप कितने शिक्षित हैं, तो एक सवाल तो ये होता है कि आपने कितनी डिग्री की हुई है, या फिर कई बार कहते हैं कि तुम अपने आप को ज्यादा एजुकेटेड समझते हो, इसका मतलब ये पूछा जाता है, इसका मतलब ये होता है कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा ज्ञान है। या फिर शिक्षा को एक विषय के रूप में आप पढ़ रहे हैं, जैसा आप बीए प्रोग्राम में, एसओएल में ये विषय पढ़ रहे हैं, तो विषय के तौर पे शिक्षा आपके पास है। तो ये 3 अलग अलग संदर्भ हैं: ज्ञान, प्रक्रिया और विषय। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। ज्ञान के संदर्भ में शिक्षा वह सारा ज्ञान होता है जिसे हमने अपने पूरे जीवन में किसी भी औपचारिक या अनौपचारिक तरीके से अर्जित किया हो। तो हम कहेंगे कि ये पढ़ा लिखा व्यक्ति है, यानी इसको बहुत सारी चीजें आती हैं, तो इसने औपचारिक और अनौपचारिक चीजों से बहुत सारी बातें सीखी हुई हैं। वहीं प्रक्रिया के संदर्भ में शिक्षा को मुख्य रूप से गतिविधि और उद्यम के रूप में देखा जाता है, जिसमें विभिन्न शिक्षा प्रणालियां होती हैं। जब हम शिक्षा को एक प्रक्रिया के तौर पे देखते हैं, तो वो उसका मीनिंग है कि शिक्षण का जो कार्य करते हैं लोग, जैसे जो टीचर्स हैं, वो शिक्षा की प्रक्रिया में शामिल होते हैं और वो विभिन्न तरह की शिक्षण प्रणालियों को अपनाते हुए शिक्षा की जो प्रक्रिया है उसमें बच्चों के साथ लगे होते हैं और शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया चल रही होती है। तीसरा हम बात करते हैं विषय के तौर पे। जिस तरह से आप विषय के तौर पर इसे एसओएल में पढ़ रहे हैं शिक्षा को, एकेडमिक डिसिप्लिन के संदर्भ में शिक्षा को व्यक्तियों द्वारा एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में लिया जाता है। तो जैसे आप उसको एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ रहे हैं, इसमें उन्हें शिक्षक बनने के लिए भी तैयार किया जा सकता है तथा शिक्षण अधिगम की परिस्थितियों से भी अवगत कराया जाता है। तो अब ये एकेडमिक डिसिप्लिन के तौर पे दोनों ही काम हो सकते हैं कि आप उसको एकेडमिक डिसिप्लिन की तरफ पढ़ते हैं, आप शिक्षक भी बन सकते हैं, साथ साथ में आप जो शिक्षण अधिगम की परिस्थितियां हैं उनसे अवगत होते हैं। शिक्षा का एक स्वतंत्र डिसिप्लिन होना हमेशा से ही विवादित रहा है। तो ऐसा नहीं है कि शिक्षा को सब लोगों ने मान लिया कि हाँ ये एक डिसिप्लिन है और इसके साथ किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं का। अन्य डिसिप्लिन जैसे दर्शन, फिलॉसफी, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी और इतिहास, हिस्ट्री आदि क्षेत्रों की तरह शिक्षा को स्वतंत्र डिसिप्लिन माना जाए या नहीं माना जाए, समय समय पर इस बारे में बहुत डिबेट हुई है और इस मुद्दे पर 3 मुख्य विचार प्रस्तुत किए गए हैं। पहले तर्क के अनुसार शिक्षा अन्य स्थापित और पारंपरिक विषयों पर आधारित होती है, इसलिए अक्सर अभ्यास के लिए होती है, इसलिए इसे एक स्वतंत्र एकेडमिक डिसिप्लिन का दर्जा नहीं दिया जा सकता। अब ये कहते हैं कि भाई जो पहले से ही स्थापित जो बहुत सारे क्लासिक जो डिसिप्लिन है, उन डिसिप्लिन से ये अपना बहुत सारी चीजें लेती हैं, कई कुछ फिलॉसफी से लेती है, कुछ साइकोलॉजी से लेती है। तो उस कंटेंट को केवल यहाँ पे अभ्यास किया जाता है। अगर मान लीजिए साइकोलॉजी ने कोई थ्योरी दी और उस थ्योरी को अब हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो शिक्षा का अपना कुछ स्वतंत्र एकेडमिक डिसिप्लिन का इसे दर्जा नहीं दिया जा सकता। कुछ लोग ऐसा कहते हैं। वहीं इसी बात को आधार मानते हुए दूसरा तर्क है, वो दूसरा तर्क ये कहता है कि शिक्षा जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी है, क्योंकि इनके अपने अनुसार शैक्षिक ढांचे में कई क्षेत्र होते हैं। तो अब ये तो मानते हैं कि शिक्षा जो है दर्शन से, मनोविज्ञान से या समाजशास्त्र से कुछ चीजें जो है लेती है, लेकिन वो अपने कंटेंट को स्पेशलाइज्ड कंटेंट बनाती है, उनका विषय लेती है और उस विषय के ऊपर शिक्षा के अनुसार जो बहुत सारी बातें होनी चाहिए, तो वो अपने क्षेत्र के अनुसार उसमें कई और काम करती है और उसके अपने क्षेत्र को डेवलप करती है। इसके अलावा तीसरी विचारधारा के अनुसार शिक्षा अपने आप में एक स्वतंत्र एकेडमिक डिसिप्लिन है, एक विषय है, क्योंकि शिक्षा के अपने अलग प्रश्न हैं, शिक्षा की अपनी अलग समस्याएं हैं और शिक्षा एक अलग तरह का दृष्टिकोण या ज्ञान आधार लेकर आगे चलती है तथा यह किसी भी क्षेत्र द्वारा एकेडमिक डिसिप्लिन होने के विभिन्न जो मानदंड हैं, जो भी क्राइटेरिया है, उस पर खरा उतरती है। अब देखिए तीनों बातें कही गई। पहली बात ये कही गई कि अगर इसने कंटेंट कहीं और से लिया तो ये खुद से एकेडमिक डिसिप्लिन का दर्जा नहीं लिया जा सकता। लेकिन दूसरी बात ये कही गई कि भाई ठीक है, इसने अलग अलग जो भी मनोविज्ञान है या दर्शन है, वहां से कंटेंट लिया है,
तो कंटेंट लेने के बाद इसने कुछ खुद और कुछ काम किया और ये इंटरडिसिप्लिनरी है। और तीसरी विचारधारा के अनुसार ये है कि बेशक से ये कुछ कंटेंट हो सकता है जो सिमिलैरिटी हो किसी और दर्शन से या मनोविज्ञान या समाजशास्त्र से, लेकिन इसका अपने अलग से जो है, जो क्षेत्र है उसके अलग प्रश्न है, उसकी अलग समस्याएं हैं, अलग तरह के शोध है। तो ये अपने आप में एक एकेडमिक डिसिप्लिन होने के जो भी मानदंड है उन पे खरा उतरता है। अब अगर हम उस क्राइटेरिया को ही देखें तो यहाँ पे कई सारे जो क्राइटेरिया हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए गए हैं कि अगर हम शिक्षा को एक एकेडमिक डिसिप्लिन के रूप में स्थापित करते हैं, कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि आप एजुकेशन पढ़ रहे हैं तो एजुकेशन कोई सब्जेक्ट है भी या नहीं है, तो अगर आपको उसे एक सब्जेक्ट के रूप में इस्टेब्लिश करना है तो ये पॉइंट्स होंगे जिन पॉइंट्स के आधार पे आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि अगर हिस्ट्री एक एकेडमिक डिसिप्लिन है तो एजुकेशन भी उसी तरीके से एक एकेडमिक डिसिप्लिन है, या दूसरा कोई भी एकेडमिक डिसिप्लिन जो आप पढ़ रहे हैं उसकी तरह एजुकेशन भी एक डिसिप्लिन है। तो देखते हैं पॉइंट्स। किसी भी डिसिप्लिन की तरह शिक्षा का भी एक मान्य और अर्थपूर्ण इतिहास रहा है। तो कोई भी जो भी डिसिप्लिन एकेडमिक डिसिप्लिन होता है उसको डिसिप्लिन के लिए उसका एक इतिहास होना चाहिए, उस इतिहास की बहुत सारी परंपराएं होनी चाहिए, कहीं ना कहीं वो समाज के अंदर दिखाई देना चाहिए। तो इसमें लिखा गया है कि मानव अपने अस्तित्व की शुरुआत से ही सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों, परंपराओं, कौशल और नैतिक विचारों को अपनी आगे आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाता आया है, और इसके लिए उसने बहुत सारी जो शैक्षिक प्रणालियां हैं वो विकसित की हैं। शिक्षा का इस विकासवाद इतिहास से उसके एक स्वतंत्र डिसिप्लिन में परिवर्तित होने तक की यात्रा का पता लगाया जा सकता है। तो हर एक समाज में हमें बहुत सारे संस्थान मिलेंगे जो कि प्राचीन काल से लेकर आज तक समाज जो भी उसकी अपेक्षाएं हैं, मूल्य हैं, परंपराएं हैं, उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए औपचारिक और अनौपचारिक तरह के संस्थान बनाता आया है। दूसरा पॉइंट लिखा गया है, अन्य स्थापित डिसिप्लिन्स की तरह शिक्षा का भी अपना एक अनोखा संज्ञानात्मक ढांचा तथा सोच की अनोखी विधा है। इसका मतलब यही है कि भाई इसके अंदर भी एक कॉग्निटिव स्ट्रक्चर होता है और इसका अपना एक मेथड होता है, जिस तरह अलग जो दूसरे डिसिप्लिन है उनके मेथड्स होते हैं। यह सच है कि एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में स्थापित होने के शुरुआती दौर में शिक्षा के उद्देश्य, तरीके, प्रक्रिया, पाठ्यक्रम आदि दर्शनात्मक सोच के द्वारा शासित हो जाते थे। यानी शुरुआती दौर पे हमने फिलॉसफी से एजुकेशन ने काफी जो सोच है वो ली है, और वहां से कुछ कुछ चीजें एजुकेशन के पास आई हैं। पर धीरे धीरे नई अवधारणाओं के आने से, जैसे स्कूल, विद्यालय, एक लघु समाज, बाल केंद्रित शिक्षा, मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्रीय प्रगति होने से शिक्षा की अपनी योजनाएं, प्रक्रियाएं और सोच की विधा विकसित होती गई है। तो ये एक अलग एकेडमिक डिसिप्लिन खुद से डेवलप करता गया है। तो इसकी डिपेंडेंसी अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है वो फिलॉसफी पर है। शिक्षा का विशिष्ट रूप से ज्ञान का अपना एक संचरित और सुव्यवस्थित ढांचा है। इसका अपना विशेष ज्ञानाधार और शोध के उद्देश्य है। क्या पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए और क्यों पढ़ा जाए, इस तरह के प्रश्न मुख्यतः शिक्षा ने अपने नियमों में, सिद्धांतों में और सैद्धांतिक ज्ञान पर आधारित किए हैं। तो यानी शिक्षा से संबंधित जो भी थ्योरी आप पढ़ते हैं, थ्योरेटिकल जो भी नॉलेज है, उस नॉलेज में ये सेंट्रल क्वेश्चन हमेशा पाए जाते हैं कि क्या पढ़ाया जाना है, कैसे पढ़ाया जाना है और क्यों पढ़ाया जाना है। शिक्षा के औपचारिक अध्ययन की सामग्री को बहुविषयी कहा जा सकता है, क्योंकि अलग अलग विषयों से पहले भी हमने बात की कि वहां से ये कंटेंट लेती है। परंतु जब हम शिक्षा को एक इकाई के रूप में देखते हैं, तब शिक्षा की सामग्री चाहे वह साझा की गई हो या अपनाई गई हो, उसकी अपनी एक विशिष्ट भावना और अपनी एक अलग संरचना दिखाई देती है। तो जैसे फिलोसोफर्स जो है एजुकेशन के बारे में कुछ बात करते होंगे, लेकिन उसी फिलोसफी को जब एजुकेशनल सिनेरियो में, एजुकेशन के डिसिप्लिन में हम लेकर आए, तो उसमें हमने कुछ नई चीजें और जोड़ी हैं और उसको शिक्षा के अनुसार बना लिया है, उसको अब हमने फिलोसफी के अनुसार नहीं रहने दिया। शिक्षा के अपने सिद्धांत और अवधारणाएं हैं जिससे वह सारे संचित ज्ञान को प्रभावी ढंग से व्यवस्थित कर सकती है। इसमें दार्शनिक सिद्धांत हो सकते हैं, समाजशास्त्रीय सिद्धांत हो सकते हैं और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हो सकते हैं। किसी भी अन्य डिसिप्लिन की तरह शिक्षा का भी अपना जांच का निर्दिष्ट दायरा और अनुसंधान के उद्देश्य होते हैं। तो कोई भी डिसिप्लिन होता है वो
उसका एक थ्योरेटिकल बैकग्राउंड होता है, रिसर्च का एक तरीका होता है जिसके अनुसार वो रिसर्च करते हैं। तो शिक्षा ने भी उसके अनुसार उपयुक्त तकनीक, प्रक्रिया और अपने उपकरण बना लिए हैं। शैक्षिक डिसिप्लिन के अंतर्गत बहुत से ऐसे शब्द हैं जो शैक्षिक समुदाय के लिए अद्वितीय हैं। तो हर एक सब्जेक्ट की अपनी एक वोकेबलरी होती है, उसी तरह से शिक्षा की भी अपनी ऐसी वोकेबलरी है जो कि शिक्षा के अनुसार है, यानी पारिभाषिक शब्द शिक्षा, वो शिक्षा के लिए ही, शिक्षा विषय में ही वो यूज किए जाते हैं, वो किसी और दूसरे डिसिप्लिन में यूज नहीं किए जा सकते। जैसे ड्रॉप आउट है, साक्षरता है, शिक्षण अधिगम सामग्री है, पाठ्य पुस्तक है, कार्य अनुभव है। तो ये ऐसे बहुत सारे पारिभाषिक शब्द हैं जो चाहे बेशक से दूसरे विषयों के साथ साझा किए जाते हैं, लेकिन ये इंडिपेंडेंटली एजुकेशन डिसिप्लिन के लिए के ही पारिभाषिक शब्द के अंतर्गत आते हैं। एक डिसिप्लिन होने के लिए एक किसी भी अध्ययन क्षेत्र का मानव की बुनियादी आकांक्षा और गतिविधियों से परिचित होना आवश्यक है, और शिक्षा इस कार्य को बहुत बखूबी तरीके से पूरा करती है। शिक्षा का प्रयोग लोगों की आकांक्षाओं और उनकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए किया जाता है, और इसीलिए हम देखते हैं कि शिक्षा में टाइम टू टाइम बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो मनुष्य की बुनियादी आकांक्षाएं हैं कि कैसे शिक्षा होनी चाहिए और शिक्षा के अनुसार समाज में किस तरह का डिजायरेबल चेंज लाए जाने की जरूरत है, उसको भी एक डिसिप्लिन के तौर पर, अध्ययन क्षेत्र के तौर पर शिक्षा पूरा करती है। किसी भी अच्छे स्थापित डिसिप्लिन की तरह शिक्षा की भी अपनी संस्थागत अभिव्यक्ति होती है। यह विश्वविद्यालय स्तर पर विषय के रूप में पढ़ाया जाता है, और इसका अपना शैक्षिक विभाग होता है तथा उसमें विद्वानों का स्थिर समुदाय भी होता है। अब ये बात तो इसी बात से प्रूव हो जाती है कि आप इसे ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ रहे हैं, तो शिक्षा जो है संस्थागत अभिव्यक्ति है, संस्थान विश्वविद्यालय स्तर पर इसे विषय के रूप में पढ़ाते हैं और आप उसे पढ़ रहे हैं। एक प्रक्रिया के रूप में शिक्षा मानव अस्तित्व के जैसी ही प्राचीन है, परंतु एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में शिक्षा अभी भी विकसित हो रही है। तो शिक्षा द्वारा स्थापित डिसिप्लिन होने के मानदंडों के विस्तार पूर्वक विश्लेषण के बाद इस बात में हमें जरा भी संदेह नहीं होना चाहिए कि शिक्षा अपने आप में एक स्थापित डिसिप्लिन है, ये है एक डिसिप्लिन। हाँ, अब हम शिक्षा की अंत्य विषय प्रकृति के बारे में चर्चा करेंगे, परंतु उससे पहले हमें समझना होगा कि जब हम शिक्षा के अंत्य विषयी प्रकृति की बात करते हैं तो हम शिक्षा को किस संदर्भ में समझा रहे हैं, ज्ञान के रूप में, प्रक्रिया के रूप में, या एकेडमिक डिसिप्लिन के रूप में। अंत्य विषय ये शब्द अपने आप में दो संदर्भ प्रस्तुत करता है। इसे एक तरह से शिक्षा को समझने तथा शिक्षण की समस्याओं को अलग अलग दृष्टिकोण से देखने तथा हल करने के रूप में समझा जा सकता है। वहीं दूसरे संदर्भ में इसे किसी व्यक्ति द्वारा अर्जित किए हुए ज्ञान को अलग अलग विषयों में आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल करने तथा अपने जीवन की जटिल समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होने के रूप में देखा जा सकता है। चूंकि आज की गतिशील दुनिया में हमारी जीवन की ज्यादातर जो वास्तविक समस्याएं हैं वो जटिल समस्याएं होती हैं, और उनको किसी एक विषय द्वारा समझना मुश्किल है, और उनका हल निकालने के लिए हमें आवश्यक हो जाता है कि हम विभिन्न जो विशेषज्ञ हैं, विभिन्न जो विषय हैं, उनके द्वारा उस समस्या को समझें और उसके बाद उस समस्या का हल निकालें। इस प्रकार दुनिया में किसी भी समस्या को समझने तथा उसका हल निकालने के लिए जरूरी है कि उसको एक बड़ी तस्वीर के रूप में अलग अलग पहलुओं से समझा जाए, और यदि कोई व्यक्ति किसी एक विषय में खुद को सीमित कर लेता है तो वो अन्य विषयों के साथ संबंध भी स्थापित नहीं कर पाएगा। इसलिए ज्ञान का अंत्य विषयी होना, इंटरडिसिप्लिनरी होना अपने आप में एक बहुत प्रभावी दृष्टिकोण है। परंतु प्रश्न यह उठता है कि हम सिर्फ शिक्षा में ही अंत्य विषय प्रकृति की बात क्यों करते हैं? क्या कोई अन्य विषय, किसी और विषय के ज्ञान का इस्तेमाल अपने विषय की निजी समस्याओं का हल करने के लिए करता है या नहीं? अगर ऐसा है तो शिक्षा के साथ अन्य विषयों की भी अंत्य विषय प्रकृति हुई या नहीं? यानी क्या सिर्फ शिक्षा ही इंटरडिसिप्लिनरी है, या कोई और दूसरे भी जो सब्जेक्ट है वो भी शिक्षा की तरह ही दूसरे सब्जेक्ट से कंटेंट लेते हैं और इंटरडिसिप्लिनरी उनकी प्रकृति हमें दिखाई देती है? तो जैसा अभी हमने बात की कि मानव जीवन की ज्यादातर समस्याएं जटिल ही होती हैं और उनका हल किसी एक विषय में सीमित नहीं हो सकता, और अगर केवल एक विषय की हम बात करेंगे तो अलग अलग विषयों के ज्ञान का इस्तेमाल अपने विषय के ज्ञान की समझ को विकसित करने और उसकी समस्याओं को सरल करने के लिए हम कर सकते हैं।
उदाहरण के तौर पर यदि हम भौतिकी की बात करते हैं, फिजिक्स की बात करते हैं, तो देखा जाता है कि उसका सीधा संबंध गणित से होता है, मेट्रोलॉजी से होता है। इसका अर्थ है कि भौतिकी की कई अवधारणाओं को समझने के लिए हमें गणित या किसी अन्य विषय का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। वहीं अगर हम अंतरिक्ष विज्ञान की बात करें तो यह देखा जाता है कि उनके संस्थान में अलग अलग विषय के विशेषज्ञ एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित करके कार्य करते हैं, जिससे वह अपने कार्य से संबंधित समस्याओं का आसानी से समाधान कर लेते हैं। इस तरह से देखा जाए तो हर विषय अंत्य विषयी होता है, क्योंकि हर विषय अन्य विषयों के ज्ञान का इस्तेमाल अपने विषय की समझ को विकसित करने और उसकी समस्याओं को हल करने के लिए करता है। वहीं अगर हम शिक्षा की बात करें तो यह पहले ही स्थापित हो गया है कि शिक्षा अपने आप में एक अकादमिक डिसिप्लिन या विषय है। शिक्षा द्वारा बच्चे को समझने, शिक्षक और विद्यार्थी के बीच के संबंध को समझने, शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित करने या अन्य किसी समस्या के निदान के लिए अन्य विषयों जैसे समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन आदि की मदद ली जाती है। इसलिए कहा जाता है कि शिक्षा की प्रकृति अंतः विषयी होती है। परंतु सोचने वाली बात यह है कि शिक्षा के एक स्थापित विषय के रूप में आने से पहले भी कई समाजशास्त्रियों द्वारा शिक्षा का उपयोग समाज और समाजीकरण को समझने के लिए किया गया है। समाजशास्त्र एक डिसिप्लिन के रूप में बहुत पहले से स्थापित है, परंतु हम उसमें अंत्य विषयी प्रकृति की बात नहीं करते, जबकि प्राचीन समय से ही सामाजिक प्रक्रियाओं और समाजीकरण को समझने के लिए कई समाजशास्त्रियों द्वारा उस समय की शिक्षा प्रणाली का प्रयोग किया गया। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि समाज को समझने के लिए उस समाज की शिक्षा की समझ तथा शिक्षा की समस्याओं और सामाजिक उद्देश्य पूर्ति के लिए सामाजिक ज्ञान और कौशल का परस्पर योगदान चलता रहता है। तो यदि सभी विषय एक दूसरे के ज्ञान का साझा करके अपने विषय की निजी समस्या अथवा मानव जीवन की जटिल समस्याओं को हल करने के लिए करते हैं, तो उस समय में भी अंत्य विषयी प्रकृति की बात कही जानी चाहिए। और अगर नहीं, तो शिक्षा में अंत्य विषयी प्रकृति की ही बात हम क्यों करें? यदि हम सिर्फ शिक्षा में ही अंत्य विषयी प्रकृति की बात करेंगे, तो यह कहीं ना कहीं एक मिथक पैदा करेगा, एक भ्रम पैदा करेगा और किसी को भी शिक्षा के क्षेत्र में आसान पहुंच की अनुमति नहीं देगा। जबकि अन्य विषयों को आज भी बहुत विशिष्ट और उनके विशेषज्ञों को अधिक पेशेवर रूप में देखा जाता है। शिक्षा के साथ ये नहीं है, क्योंकि कई बार जो शिक्षा एकेडमिक विषय है भी या नहीं है, इसी पर सवाल उठता है और उस सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते कई बार शिक्षा के जो विशेषज्ञ हैं उनको पेशेवर के रूप में, प्रोफेशनल्स के रूप में नहीं देखा जाता है। आज भी शिक्षा के जो विशेषज्ञ हैं उनको अपनी प्रोफेशनलिज्म के लिए फाइट करना पड़ता है। इस बात पे कभी और हम विचार कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने शिक्षा की जो प्रकृति है उसके बारे में बात की, शिक्षा के विभिन्न रूपों के बारे में बात की और शिक्षा की अंत्य विषय प्रकृति वो एक डिसिप्लिन है या नहीं है, इसके लिए जो भी तर्क और वितर्क दिए जाते हैं। शिक्षा की अंत्य विषयी प्रकृति क्या है और क्या केवल शिक्षा ही अंत्य विषयी इंटरडिसिप्लिनरी प्रकृति की होती है या अन्य जो विषय हैं वो भी अंत्य विषयी प्रकृति के हो सकते हैं। इन सब विषयों पे हमने बात की। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। कमेंट करके आप हमें ये बताइए कि आप आने वाले समय में किस तरह का सुधार चाहते हैं, किस तरह के विषयों पर आप वीडियो लेक्चर्स चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।